विरासत में अगर संसाधन पूंजी मिल जाए, हवेली घर मिल जाए, संपत्ति मिल जाए तो विरासत संभालना आसान होता है, लेकिन वैचारिक विरासत संभालना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। इतिहास इस बात का मूल्यांकन करेगा। जैसे मैं कहूँ कि करुणानिधि की विरासत को स्टालिन ने संभाला, राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और मैं उनकी मेहनत का समर्थन करता हूँ कि वो उस विरासत को, संघर्ष की विरासत को, यही समाज, जो दलित समाज के तमाम युवा हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं वो काम वो मायावती को करते हुए देखना चाहते थे। जातीय जनगणना की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देती। देखिए अभी उस पे आएंगे, मैं वही कह रहा हूँ, विरासत संभालना बहुत मुश्किल होता है। लालू प्रसाद यादव की विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, मेहनत कर रहे हैं। अब रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान भी तो संभाल रहे हैं, कह रहे हैं जातिवादी तो होती नहीं, आरक्षण तो खत्म कर देना चाहिए। एक विरासत ये भी समझती है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और करके दिखाया उन्होंने। एक चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिल गई। जो समाजवादी पार्टी एक चुनाव में इतनी सीट कभी नहीं जीत पाई थी, घर में झगड़ा हुआ, विपरीत परिस्थितियां थीं, योगी आदित्यनाथ जैसा एक व्यक्ति उनके सामने चुनौती बन के खड़ा है। बीजेपी जो अब बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करती है, बंदूक तान करके कोई यूपी में वोटर के सामने पुलिस खड़ी होती है, डीएम का काम हो गया प्रधानों को बुला करके हड़कवाना, और वोटर कैसे प्रभावित होता है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है कल पूरे देश में होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश पर नजर रखनी चाहिए सबको। ऐसे जगह पर लड़ता हुआ कोई 37 सीटें जीत जाए और अयोध्या हरा दे। 2024 के चुनाव की इबारत जब लिखी जाएगी तो उस पर सबसे पहले चैप्टर का नाम होगा अयोध्या बीजेपी हार गई। इसको बार बार लिखा जाना चाहिए। सामान्य सीट पर एक दलित प्रत्याशी को उतारा था पीडीए के नायक अखिलेश यादव ने, तो वो विरासत संभाली उन्होंने, संघर्षों की विरासत थी। आदरणीय मायावती जी की बात मैं करूं तो मैं इस सवाल को इसलिए छोड़ना चाहता हूं कि इतिहास खुद मूल्यांकन करेगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज जो भी लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो लड़ाई तो बसपा की थी। उस लड़ाई की सबसे पहली नींव में अगर कोई है पिछले 30-40 साल में तो वो बसपा है। संविधान यात्रा, संविधान बचाना, संविधान सम्मेलन, अंबेडकर ऑन व्हील, पेरियार ऑन व्हील, गांव-गांव अंबेडकर को ले चलना और आरएसएस और मनुवादियों की खटिया खड़ी कर देना, ये है विरासत मानवर कांशीराम की। हालांकि मानवर कांशीराम ने अपने राजनीति के उत्तर काल में उन्हीं ताकतों से समझौता भी कर लिया। शायद वहां कोई चूक या कोई और चीज रही होगी, उसका मूल्यांकन भी इतिहास करेगा। आज फिर से कह रहा हूं, आदरणीय मायावती जी एक नेता नहीं है, वो एक इमोशन है। जिस पायदान पर से निकल करके जहां तक का सफर उन्होंने तय किया, उस संघर्ष को आने वाली पीढ़ियां नजीर की तरह याद रखेंगी। जो किया उन्होंने वो कोई नहीं कर सकता। जितनी कुर्बानी दी और जिस हनक से, ताकत से सत्ता चलाई, इस देश को समानता और न्याय दिलाने में बसपा और आदरणीय मायावती जी का योगदान है। आज वो जहां खड़ी हैं, मैं केवल एक लाइन बोलूंगा, आज वो सड़क पर उतर जाएं, आज वो खड़ी हो जाए बसपा। क्या अमित शाह की ये जरूरत होती कि वो माफी नहीं मांगते? बाबा साहब अंबेडकर पर अब तक के समय का सबसे बड़ा अपमान करना, गृह मंत्री देश का अपनी कुर्सी पर आज भी है। लोग भूल गए, फिर खुदाई शुरू हो जाएगी, संबल कोई नया संबल आ जाएगा, कोई नया कुंभ आ जाएगा, आप भूल जाएंगे। अगर वो पुरानी बसपा होती तो आज गृह मंत्री का इस्तीफा हो चुका होता। संविधान बदलने वालों की बात करने वाले माफी मांग रहे होते। आज संविधान बदलने की बात करने वालों का आप मूक समर्थन क्यों कर रहे हैं? एक देश एक चुनाव पर हम समर्थन कर देंगे, 370 पे समर्थन कर देंगे। इससे जनता लड़ता हुआ नेता जब पसंद करती है ना, तो जनता खुद अपने तय करती है कि आज जरूरत किस बात की है। मैं फिर से कह रहा हूं, आदरणीय मायावती जी एक बहुत बड़े कमेरा कौम की इमोशन है। वो जब तक रहेंगे उनका सम्मान रहेगा। उनके राजनीतिक फैसलों का मूल्यांकन आने वाली पीढ़ियां जरूर करेंगी। अभी आप बात कर रहे थे तेजस्वी यादव की, अखिलेश यादव की, या मैं बात कहूँ चिराग पासवान की। जो काम शरद यादव जी ने किया, जो काम मुलायम सिंह जी करके चले गए, जो कार्य तमाम जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले करके चले गए, क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों के अंदर जनता देख पाएगी पिछड़ों का नेता? अब मेरा मानना है कि नेता वही होता है जिसे जनता नेता मानती हो। आप बना करके किसी को नेता नहीं बना पाएंगे। आप चाहते हो कि रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभाल लें, तो हमारे आपके चाहने से नहीं होगा।
जनता अगर देखेगी तो मूल्यांकन करेगी कि गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, जो रामविलास पासवान सदन में खड़े होकर पूछते थे कि आजकल रोज हिंदू 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 का शोर मचा रहे हो, कहाँ है हिंदू, किस वेद में लिखा है हिंदू, शब्द ही नहीं तुम्हारा है, इतनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, तुम एक धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हो। उन रामविलास पासवान का जिन्होंने मंडल कमीशन के समर्थन में जंतर मंतर पे आंदोलन किया, मंडल के समर्थन में, वो जब रैली करते थे फूलन देवी जी को बहन मानते थे। ये मंडल कमीशन और मंडल आंदोलन के दौर की राजनीति देखिए आप। शरद यादव मंडल रथ लेकर निकल जाते हैं। उस जमाने में नेताजी मुलायम सिंह यादव पंचायत राज में आरक्षण लागू कर देते हैं। गांव में कस्बों में दलितों पिछड़ों खटिया पर बैठने का हक नहीं था, बराबरी पर चलने का हक नहीं था, जाति के नाम पर लोग गाली देते थे, वोट नहीं डालने देते थे। एक मुहाने पर खड़ा हो गया एक आदमी लाठी लेकर के, आप वोट नहीं डाल सकते। हक अधिकार सम्मान दिलाया मुलायम सिंह यादव ने, लालू यादव ने। आप जाके पूछिए गांव में, लालू यादव एक इमोशन का नाम है, मुलायम सिंह यादव लोगों के लिए एक इमोशन का नाम है, आंखें भर आती हैं। ये संघर्षों से अर्जित किया हुआ था, बनाए हुए नेता ये लोग नहीं थे, ये जमीन से संघर्ष करके खड़े हुए लोग थे। इनकी विरासत बहुत मुश्किल होती है। इनकी विरासत संभालने के लिए जितनी मेहनत, दूरदर्शिता, संयम, राजनीतिक स्पष्टता चाहिए, वो जो दिखा पाएगा वही विरासत संभाल पाएगा। जहां तक रही बात कि मैं फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेस के अब तक के इतिहास में मुझे सबसे स्पष्ट जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे अगर किसी नेता ने आकर्षित किया है तो उसका नाम है राहुल गांधी। समाजवादी आंदोलन में एक दौर था लालू, मुलायम, शरद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार का। मैं अभी भी कह रहा हूं नीतीश कुमार भले उस खेमे में है, वो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, लेकिन बिहार यूपी नहीं बन पाया। बिहार में भी मस्जिद के नीचे खुदाई अभी नहीं हो रही, बुलडोजर नहीं चल रहा। गनीमत है ना, कितनी दिन ये गनीमत है ये देखने वाली बात है। हालांकि आप अपने वैचारिक शत्रु के पास जाकर के उसको ऐसी खुराक दे देते हैं, जो गलती इन लोगों ने की बीजेपी और आरएसएस को वैधता देने की, वो इस देश के लिए नासूर बन गई है। मुझे वो नेता सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जिन्होंने आज तक बीजेपी और आरएसएस के सामने समझौता नहीं किया। वो लालू यादव थे, वो मुलायम सिंह यादव थे, वो अखिलेश यादव, वो राहुल गांधी, वो आज के नेता, वो तेजस्वी यादव, वो एमके स्टालिन। ये होता है सामने से लड़ जाना कि लड़के हम तुमसे तुम्हारी विचारधारा को हराएंगे। जो लड़ने में ईमानदारी मेहनत रखेगा, आज अखिलेश यादव रख रहे हैं, मैं बहुत करीब से उनको देखा हूं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बदल गए हैं। अब 24 घंटे वो राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति का खेल समझ गए हैं। पहले वो भी सोचते थे कि काम के नाम पर वोट मिलेगा। लैपटॉप दिया, सड़कें बनवाई, मोबाइल फोन दिया, एक्सप्रेसवे बनवाया, मेट्रो चलाई, डायल 100 चलाया, वन ऑफ द बेस्ट रेस्पॉन्स सिस्टम दिया, एम्बुलेंस गांव-गांव पहुंचाई, सबको सब कुछ दिया। वोट नहीं मिला उन्हें, उनको टोटी चोर बना दिया। लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बना दिया। इस देश में जितने वंचित शोषित हैं, दौलत की बेटी कहा आदरणीय मायावती जी को, जितने हमारे बहुजन नेता हैं, सबका अपमान हुआ इस देश में। इस अपमान के बावजूद वो लड़ करके यहां तक हमारा कारवां पहुंचा है। हम इसे जो लड़ेगा वही बचा पाएगा। यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। तो वो तेजस्वी यादव, वो अखिलेश यादव, वो राहुल गांधी, ये लोग करेंगे तो साफ दिखेगा और जनता इनके साथ खड़ी है। चिराग पासवान से लोग मजाक, वो रील्स मटेरियल बन जाएंगे, मीम बनेगा। पिताजी कुछ कह रहे थे और बाबू कुछ कह रहा है, क्योंकि इसने झेला ही नहीं। अखिलेश यादव को झेलाया है बीजेपी ने, टोटी चोर कहा, घर धुलवाया, मंदिर धुलवाया, इतना आरोप लगाया, झूठ बोला, चरित्र हनन किया, क्या क्या नहीं किया। तब एक नया अखिलेश आपके सामने खड़ा है जो निडर है, बेखौफ है, ललकार करके कहता है एनडीए को पीडीए हराएगा। और पीडीए की राजनीति बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया, इन दोनों को मिलाकर चलेगी। आज पहला ट्वीट उन्होंने बहन जी को बधाई देते हुए किया, संयम के साथ। तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के सामने कितना ईडी सीबीआई लगा लो, वो वॉशिंग मशीन में जाने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जाने को तैयार नहीं। आज बसपा 0 पर पहुंच गई। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। और चंद्रशेखर आजाद जैसा कोई व्यक्ति अपनी पार्टी से पहला सांसद सदन में है। इतिहास ये करता है, इतिहास ये करता है
कि बहुत दलित पिछड़ों को बीजेपी ने बहुत कुछ दिया और आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाकर अखिलेश यादव पहली कुर्सी पर बैठते हैं। लड़ने वालों के साथ जनता खड़ी होती है। आज राहुल गांधी कुछ भी कर रहे हो, आप देखिए कि उनके साथ जनता एक इमोशन के साथ खड़ी हो रही है। यही बौद्धिक लोगों के साथ होता है। अगर बौद्धिक ईमानदारी नहीं है तो दरबार में जाकर दरबारी बन जाना, राजा बदलेगा दरबार बदल जाएगा, फिर आप, इसीलिए मैंने कहा न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। और इतिहास इस बात का मूल्यांकन करेगा कि जिस दौर में बेखौफ होकर के अपने विचारों पर अडिग रहना था, उस दौर में, जिस दौर में कोई उमर खालिद जेल में है, समझौता नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं किन लोगों को याद कर रहा हूं। कोई प्रोफेसर हैनी बाबू जेल में है, कोई स्टैन स्वामी जेल में मर गया। आज भी इस देश की जेलों में सबसे ज़्यादा दलित पिछड़े अंडर ट्रायल में, मुसलमान जेल में बंद हैं। वो समझौता नहीं किए। उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो दिलीप बंडल जी को मैं यही कहूँगा कि अब आपने विश्वसनीयता खो दी है। आखिरी सवाल, जब हम पूरी प्रक्रिया में जाते हैं, सबसे बड़ी भूमिका मैं देखता हूं दलित पिछड़ों को बदनाम करने की, आपने पहले ही बताई। जो आजकल जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, आप उनकी खबरों में देखोगे टारगेट, जो चाहे आपने तेजस्वी यादव की बात की हो, अखिलेश यादव की, इन लोगों को टारगेट करते हुए लगातार गोदी मीडिया बदनामी का वो स्तर पार कर देता है जो एक उन पर कलंक टाइप का लगा देता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अछूतों का कोई अखबार नहीं होता। मानवर कांशीराम मीडिया को बहुत तवज्जो नहीं देते थे। मुलायम सिंह यादव जी ने एक दौर था, मैं पुराना किस्सा आपको बताना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में राजनीति करते थे, और उस समय राजनीति करते थे जब मंदिर आंदोलन, सांप्रदायिकता का उफान, पूरे देश में एकदम धर्म के नाम पर हाहाकार। दैनिक जागरण एक अखबार हुआ करता था, उसने एक बड़ी ख़राब खबर इनके खिलाफ चलाई। उन्होंने कहा ये अखबार बिकना नहीं चाहिए, जला दिया, होली जला दी समाजवादियों ने। लठ लेकर के खड़ा होना पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ कोई लठ लेके खड़ा था। बंदूक के सामने भाला से लड़ाई नहीं होती। टेक्नोलॉजी, तरीके जब बदलते हैं युद्ध में, तो बदलाव के साथ जो खड़ा है वही लड़के जीत पाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। इसलिए नहीं हारा था कि मुसलमान था, ये हिंदू थे, इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं पाया था कि उस समय पृथ्वीराज चौहान की सेना में ताकत क्या है। साल भर के भीतर वो सारी चीज़ों को रीड करके, अपनी कमजोरियों को दूर करके, उनकी ताकत को पहचान करके फिर ललकार गया। इधर ये इस गुमान में थे कि हमका कौन हराई, और 1191 में हारा, 1192 में हरा दिया। तो इतिहास राजाओं का, हिंदू मुसलमान का नहीं है। वैसे ही इस बात का इतिहास इसलिए नहीं देखा जाएगा कि कौन कैसे लड़ा, ये देखा जाएगा कि कौन लड़ने के अस्त्रों को कैसे पहचान गया समय रहते। तो जिस समय अखबारों को कुछ नहीं देना था, उस समय उनको उनसे छवियां खराब की गई। इनके लोग अखबार में थे नहीं, दिल्ली में बैठ करके, लखनऊ में बैठ करके। आज 2023 में जब SC ST OBC ब्यूरो चीफ और एडिटर की पोस्ट पर नहीं है, तो आज से 30 साल पहले कहाँ होंगे? तो सारे लोग तो वही हैं जिनको राजनीति पसंद नहीं थी मुलायम सिंह यादव की, वो मुल्ला मुलायम लिखकर प्रचारित करवाते थे। अभी एक पत्रकार को मैं सुन रहा था, वो बैठ करके बोल रहा है कि अखिलेश यादव एक आदमी से नाराज हुए, उसे अपने यहाँ बुलाए और अंदर बुलाए मिलने के लिए, और उसके गर्दन पे तलवार रख दिया। मैं जब पूरा इंटरव्यू उनका सर्च किया कि तुमने मुझे औरंगजेब कैसे लिख दिया, तो पता चला कि वो तो एक लाइन की बात है जो खुद अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में बोली है कि उसको मैंने बुलाया और मैंने केवल यही पूछा कि तुमने औरंगजेब मुझे किसके कहने पे लिखा, तो उसने बाद में बता दिया कि फलाने के कहने पे मैंने आपको औरंगजेब लिखा था। और उसकी कहानी उसने बना दी कि जाओ, अगर मैं औरंगजेब होता तो वो तलवार निकाल लेता, और वो तलवार लेके लगा दिया। तो ये इस देश की मीडिया करती है। अब कौन वहां जाए धुआं देखने, कल अखबार में पढ़ लेंगे वहां क्या हुआ था। अब अखबारी धुआं लगा रहा है, अखबारी चिंगारी कर रहा है। आखिर में इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है सोशल मीडिया, इसका विकल्प है जन मीडिया, बहुजन मीडिया में इसे कहता हूं। हम और आप बात कर रहे हैं, इसे कोई अंबानी और अडानी का पैसा नहीं दे रहा है, तो हमारे पास कोई फिल्टर नहीं। इसलिए हम ईमानदारी से बोलेंगे कि चारा चोर अगर लालू प्रसाद जी को कह रहे हो, तो बताओ ये चंदा चोर कौन है? भाषा कैसे बदल जाती है। योगी आदित्यनाथ पर कितने मुकदमे थे मुख्यमंत्री बनने के पहले? योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कितने भवन अपने चेलों के नाम, ट्रस्ट के नाम करवा दिए हैं। सैफई महोत्सव पर इतना हल्ला हुआ, और अयोध्या महोत्सव में कौन सा गाना बजा अभी, और गोरखपुर महोत्सव में। ये होता है इमेज बनाना।
इमेज को ध्वस्त करना, और मीडिया ये काम करती है। मीडिया ने मंडल आंदोलन के सारे नेताओं की इमेज ध्वस्त की है छोटी छोटी बातों पर, और बड़े बड़े बलात्कारियों को बचाया है इस मीडिया ने। जैसे बीजेपी अपने चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर को बचाती है, वैसे मीडिया बचाती है। क्या इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि स्वर्णों का ज्यादा संख्या में होना मीडिया के अंदर? विचार का लड़ाई थी। जिसको मुलायम सिंह यादव का विचार, लालू यादव का, नीतीश कुमार का, रामविलास पासवान का, कांशी राम का विचार नहीं पसंद, वो इनकी छवि को धूमिल करेगा। जिनको आज अखिलेश यादव की ये बात नहीं पसंद है कि सब पीडीए की जाति जनगणना होगी, पीडीए से देश चलेगा, वो कैसे कहेगा? जो बैठा है सामने वो पीडीए का है ही नहीं। जो मीडिया में अखबार चला रहा है, जो संपादकीय लिख रहा है, जितने आपके संपादक घूम रहे हैं उनमें पीडीए के कितने लोग हैं? और जो अखिलेश यादव ने संगम पर, कुंभ पर सवाल उठाया, वीडियो अब उसकी वायरल होने लगी कि वहां देखो क्या इंतजाम हो रहा है। इसलिए अब इन नेताओं ने यह समझ लिया है, अब इसीलिए ये बात समझ रहे हैं कि छवियां बनाने से, 10 लाख का सूट पहनने से, 1.5 लाख का चश्मा लगाने से फकीर नहीं कोई बनता। जनता जिसको कहती है कि फकीर है या लुटेरा है।